नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अफ़ीफ़ा तौसीफ़ है और मैं बतौर साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ और पिछले 10 साल से मैं अल-हुदा मेन ब्रांच के हमारे बच्चे के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सबुल तज़किया का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आपसे बात करने का मौका दिया। अ, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज़। सेटिंग बाउंड्रीज़ के टॉपिक को समझाने के लिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा और एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरे पास इंटर्नशिप के दौरान जब मैं रिहैब सेंटर्स वगैरह में जाती थी, तो वहाँ पे बच्चे के माँ-बाप बड़े भले मानस से थे, बहुत शरीफ से फैमिली थी और बहुत ही अच्छे से लोग लग रहे थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे। और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो अ, अब जब मैंने उनसे पूछा कि बच्चा आपका किधर है? तो वो कहने लगे कि वो नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जब मैंने उनकी हिस्ट्री लेनी शुरू की तो पता चला कि छोटी उम्र से ही उस बच्चे के साथ छोटे-मोटे मसले-मसाइल कोई ना कोई शुरू हो गए थे। वो बात नहीं मान रहा था, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, ज़िम्मेदारी नहीं उठाता था, ना पढ़ाई की, ना कपड़ों की, ना घर की, ना कमरे की और अब नौबत इस हद तक आ चुकी थी कि अब वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा, ये बात तो उनसे मिलने के बाद अच्छे से ज़ाहिर हो रही थी कि जो वालिदैन थे, वो बच्चे से बहुत प्यार करते थे और वो फ़िक्रमंद भी थे और उनका दिल भी टूटा हुआ था। और दिल क्यों ना टूटा होता, वालिदैन अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों की इस्लाह के लिए काम करने के लिए। उन्होंने अपनी इस्तिताअत, अपनी हिम्मत, ताकत से ज़्यादा जो है, उस बच्चे के लिए कर रहे थे और ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ़ गुज़ार सके। अब उसके लिए कि उसकी नौकरी अच्छी लग जाए, उसके सारे काम अच्छे से हो जाएँ, तो उन्होंने बेतहाशा पैसा उसकी पढ़ाई पे, तर्बिया पे लगा रहे थे। फिर उसकी सोशल लाइफ़ के ऊपर भी बतेरा पैसा लगा रही थी, ताकि वो एक अच्छी अप टू डेट माहौल में रहे। उसका कमरा, उसकी चीज़ें अप टू डेट थीं। पीयर प्रेशर में ना रहे इसलिए भी उसकी बातें माने जा रहे थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अ, मुझे मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि आपका बच्चा यहाँ सेशन में नहीं आना चाहता था और कहता था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सही कहता था। प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। अब वो जो वालिदैन थे वो मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी तकलीफ से वो बच्चा गुस्सा भी करने लगा था, झुंझलाहट भी उसके अंदर बहुत आ चुकी थी। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि हम इसके पास आए हैं और ये मुझे कह रही है प्रॉब्लम बच्चे में नहीं आप में। तो मैंने उनको फिर समझाया कि बात ये है कि प्रॉब्लम आपके साथ इसलिए है कि आप उसकी सारी ज़रूरियात उसके कहे बगैर पूरी करे चले जा रहे हैं। आप पे कर रहे हैं, आप उसका कमरा ठीक कर रहे हैं, आप उसका बोझ उठाए हुए हैं। फिर आप अपनी सारी एनर्जीज़ उस पे एक्सर्ट करें। आपने मुझे बताया है कि हम उसको वैन पे नहीं जाने देते कि वो थक ना जाए और अ, हम खुद पिक एंड ड्रॉप देते हैं ताकि उसको कोई गर्मी धूप ना लगे, कोई और मसला ना हो। तो he does not have a problem because you have taken all his problems on yourself. जो उसके हिस्से की प्रॉब्लम्स थी वो भी आपने ले ली थी। अब यहाँ पे क्लैरिटी आनी चाहिए इस बात की कि उसके हिस्से का बोझ आप उठाए हुए हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा कि यू नीड टू क्लैरिफाई सम बाउंड्रीज। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करें। कैसे? ताकि उसकी प्रॉब्लम्स रहें, आपकी ना रहें। अब समझने के लिए मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे आपके घर में एक बहुत ही प्यारा-सा लॉन है, उसमें आपने अच्छी-सी घास लगा के रखी हुई है। आप उसको बाकायदगी से पानी भी देते रहे थे। आपकी घास बड़ी अच्छी और ठीक-ठाक है और आपने बड़ी अच्छी वाली अमेरिकन घास लेके लगा ली है कि वो अच्छा फ्लरिश करे। आप ही के साथ में आपका नेबर है, उसके घर में भी घास लगी है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। वो अपनी ना घास को पानी देता है, ना ध्यान देता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब आपने क्या किया, एक नई चीज़ आ गई, स्प्रिंकलर्स आ गए और आपने आके वो अपने लॉन में स्प्रिंकलर लगाया ताकि पूरी टाइमर के साथ कि इतने-इतने वक़्फ़े के बाद मेरी घास को पानी मिलता रहे, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड मिले। लेकिन अब उस स्प्रिंकल में कोई खराबी है। उस खराबी की वज़ह से वो पानी आपके लॉन में थोड़ा बहुता पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जाके उस पड़ोसी के लॉन की घास के ऊपर जाके पड़। तो कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि इनकी जो घास थी, जिन्होंने अपनी अच्छी-सी घास लगाई, वो
सूखी सी, मरी मरी सी, और उसकी वो जो रंगत, खूबसूरत हरी रंगत थी, वो खराब होना शुरू हो गई। लेकिन जो पड़ोसी की रंगत है लॉन की, वो बहुत प्यारी, उसमें हरी हरी घास नजर आ रही है। तो वो देख के तो पड़ोसी बहुत ही खुश हुआ। अब उस वो क्या है यहाँ पे करेगा, वो ये सोचेगा कि यार वाह, मेरा माय यार्ड इज डूइंग फाइन, मेरी घास तो बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बच्चा कुछ नहीं करता, पर उसका सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। उसका कमरा साफ हो रहा है, उसे बेहतरीन जगह रहने के लिए मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको दोस्तों के पास जो कुछ है वो भी मिल रहा है। फिर उसे एक फैमिली के मेंबर होने की जितनी राइट्स हैं, वो मिल रहे हैं खुद ब खुद, विदाउट डूइंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट डूइंग एनी ड्यूटी। तो फिर यही वो भी यही कह रहा है कि माय यार्ड इज डूइंग फाइन, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी मुझे सब कुछ मिले जा रहा है। तो वो इररिस्पॉन्सिबल भी है और वो खुश भी है। आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अब नाखुश भी हैं। तो इसमें हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे हमें जरूरत है कि हमें समझना है सोल्यूशन ऐसे प्रॉब्लम्स का हमारी अपनी बाउंड्री सेट करने के से आता है। अब हमारी बाउंड्रीज होती क्या हैं? जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक वर्ल्ड का मैप नजर आ रहा है और कितने सारे मुल्क नजर आ रहे हैं, सबकी सरहदें हैं, सबकी हदूद हैं। उन हदूद की कोई पासदारी नहीं करता। एक मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है, कोई उसके कोई किसी को अपने हदूद में आने नहीं देता। अच्छा, फिर इसी तरीके से खाली मुल्कों की सरहदें नहीं होती, शहरों की भी होती हैं, आगे उनके गांवों की भी होती हैं, फिर आगे जो हमारा घर है उसकी भी सरहद है, वहां भी गेट लगा हुआ है हमारे घर में। तो इन सारी सरहदों से हमें मैसेज क्या मिल रहा है? माय प्रॉपर्टी बिगिंस हियर, यहां से मेरी हदूद शुरू होती हैं, जगह मेरी है। ये होती है फिजिकल बाउंड्रीज जो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, और वो होती हैं इंटैंजिबल बाउंड्रीज। अब उन इंटैंजिबल बाउंड्रीज का मकसद क्या होता है? रिस्पेक्ट देना, हमारी अपनी आइडेंटिटी, जात और वेल बीइंग को रिस्पेक्ट देना, और साथ में रिस्पेक्ट देना दूसरों की जात और दूसरों की वेल बीइंग को। अगर हम सेटिंग बाउंड्रीज को बहुत वादे तरीके से समझें, तो सेटिंग बाउंड्रीज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर और क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, इसके दरमियान का जो डिफ्रेंसिएशन है, ये है हमारी हमारी बाउंड्रीज जिनको हमने सेट करना होता है। अगर मैं इसको समझाने के लिए कहूँ, तो जहां पे मैं कह रही हूँ क्या सही है क्या गलत है, जब कपल काउंसलिंग में कोई फैमिलीज आ जाती हैं, तो वो खातून बताती हैं कि मेरे शौहर जो है मुझे गाली देते हैं या मुझे मार जाते हैं। तो जब शौहर से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये बदजुबान है, इसने मुझे फलां वक्त पे ये बात कही थी, उसने ये किया था। तो मुझे उनको फिर बताना पड़ता है कि यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ है, यहाँ पे चाहे जो मर्जी उन्होंने कहा है, मारना गलत है, गाली देना गलत है। तो दिस इज अ बाउंड्री दैट यू कैन नॉट क्रॉस। आप इसको फलांग के उसको आके उसकी हदूद में आके उसको मार के और गाली नहीं दे सकते। ये आपकी इंटेंजिबल बाउंड्रीज है जो आपने क्रॉस नहीं करनी। इसी तरीके से हमें दूसरों को भी क्लियर एक्सपेक्टेशंस देनी होती हैं और क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं, ताकि अगलों को हमारी बात समझ आए और हमारी बाउंड्रीज भी समझ आए। मिसाल के तौर पे एक औरत है, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रही है, सबको खुश करना चाहती है, उसको, और हमने ये बहुत ज्यादा होते हैं, हम दूसरों को खुश करते हैं, दूसरे फिर हमारी तारीफ करते हैं, फिर हमें वो मेडल मिलता है, तो वो उस मेडल को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है। और अगर कुछ नहीं कर पा रही है, अगर कोई गलती से उससे कोई कमी बेशी, उसकी जो हद से ज्यादा काम कर रही है उसमें भी कोई कमी बेशी रह रही है, तो फिर वो गिल्ट में जा रही है कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है। यहाँ उसे अपनी सरहदों का नहीं पता, उसे अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता, अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता। और इसीलिए ऐसी खवातीन जो होती हैं वो थकी थकी रहती हैं या नाखुश रहती हैं, सब करके भी नाखुश होती हैं अपने। और फिर उनको ऐसे ख्यालात भी आने शुरू हो जाते हैं कि जब उनको आगे से रिवॉर्ड नहीं मिलता ना, तो फिर उन्हें ख्यालात भी आते हैं कि सब मुझे शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हैं, मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब मेरा वक्त आता है तो वो हाजिर नहीं होते,
मेरा जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मैं घर भी पहुँच जाती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा काम देता है और फिर मैं कहती हूँ जी अच्छा सर मैं सुबह करके हाज़िर कर दूँगी। और फिर वो लगी रहती हैं, काम करती हैं और फिर भी बॉस की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही हैं। और फिर अगर आपकी बाउंड्रीज़ कमज़ोर है ना, तो फिर जो आपके बच्चे आपके घर में मौजूद हैं और स्पेशली ये बच्चे छोटी उम्र में भी लेकिन जब टीनेजर में आ जाते हैं, तो वो आपकी बाउंड्रीज़ को बहुत टेस्ट करते हैं। आप उनके सामने खाना पका के रखते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं आता, कहते हैं हम ये नहीं खाएँगे, हमें तो फलाँ चीज़ खाने की ला के दो। फिर आप भागम-दौड़ उठती हैं, खाना एक और डिश बना के उसके सामने लेकर आती हैं, उसकी मनपसंद। तो यहाँ पे आपने उसको इतनी हिम्मत दी है कि वो ऐसे कर रहा है ना, वो आपकी बाउंड्रीज़ टेस्ट कर रहा है। और फिर यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं यहीं पे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी दोस्त थी कि उसके बच्चे जो थे ना, वो रोज़ जो वो पकाती थी तो वो उनको कुछ और चाहिए, फिर वो और पका के दे रही है, फिर कुछ और चाहिए, फिर कोई और पका के दे रही है। फिर जब उसने मुझसे ज़िक्र किया तो मैंने उसे कहा नहीं, यहाँ पे तुम्हें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। अगर अब तुम्हारे बच्चे कहते हैं कि ये नहीं खाना तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं खाना ना खाएँ। जो पका है वो खाने तो खाएँ। अगर उन्होंने नहीं खाना फिर वो ना खाएँ और फिर अपना एक टाइम रखो कि रात को 8 बजे तुम्हारा किचन बंद है। फिर उसके बाद जा के रातों को उठ-उठ के उनको चाय, कॉफ़ी और ये चीज़ें देना बंद कर दो। वो भी अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं, वो करें। अम, अच्छा, फिर हम सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने चले हुए होते हैं। हम हर एक की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पेश कर रहे हैं। लेकिन फिर जब हमें कहा जाता है कि बाउंड्रीज़ ड्रॉ करो, तो हमें डर लगता है इस बात का कि अगर मैं अपने राइट्स के लिए स्टैंड लूँगी या अगर मैं ना कह दूँगी, तो कहीं मैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ही ना कर दूँ। या फिर ऐसा ही नहीं होगा कि आई विल नॉट बी लवेबल एनीमोर और आई विल बी नॉट नीडेड एनीमोर। हमें ये नीडेड रहने का भी नशा होता है, वैसे हमें जब पता चलता है ना हमारी बड़ी ज़रूरत है, तो हम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए मैं आपको एक अब वो ये कह रही है कि उसको डर है कि कहीं वो जो है ना लवेबल ना रहे, वो नीडेड ना रहे। तो इसी सब के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के काम करती है। अब इस पर अक्सर कहते हैं कि जब मैं क्लाइंट को कहती हूँ कि आप मत करें और ये करें, तो वो आगे से कहते होते हैं कि फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना दूसरों के काम आना। और कुरान में तो एहसान करने की बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि जब आप दूसरों की बाउंड्रीज़ में जाते हैं ना, तो आपको पहले वीज़ा चाहिए होता है। जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, आपको वीज़ा लेना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है उनसे। और अगर आप बगैर इजाज़त के बाउंड्रीज़ को वायलेट करके उनके कंट्री में चले जाते हैं, तो फिर आपको कोई सही जॉब्स नहीं मिलती और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप वहाँ पे पकड़े जाएँ, तो फिर जेल भी है, डिपोर्ट भी है, यानी कि आपका पैसा भी गया, एनर्जी भी गई और इज़्ज़त भी गई। इसी तरीके से जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं ना, वो अपनी इज़्ज़त खो देती हैं, वो अपनी एनर्जी खो रही हैं और वेस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने किसी का काम करना है या किसी मुल्क में भी जाना होता है, तो फिर एम्बेसडर बन के जाएँ। एम्बेसडर बन के जाने से मुराद ये है कि जब आपको कोई बुलाए तो आप वहाँ जाएँ, वरना ना जाएँ। ठीक है? आपको कोई काम कह रहा है, आपसे कोई मदद माँग रहा है तो आप मदद करें। खामख़ा में उसके पंगों में जाके अपना पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर हम अल्लाह ताला के हुक्म को देखें तो अल्लाह ताला ने भी खालिक होने पर अपनी बाउंड्री सेट की हैं। सूरह इखलास है हमारे पास इसके बारे में, जहाँ बता दिया गया है कि शिर्क एक्सेप्टेबल नहीं है। खालिक के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। अगर सीधे रास्ते पे चलोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरे रास्ते पे चलोगे तो नहीं मिलेगा। कुरान में हमें पूरे तरीके से राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत खोल-खोल के बयान किया गया है और जुल्म सहने वाले को भी पसंद नहीं किया गया। उसको भी बराबर का ज़ालिम ही कहा गया कि जो जुल्म सह रहा है। तो यहाँ तो हमें समझ आता है कि ये अभी अभी मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूँ कि ये बाउंड्रीज़ सेट करना क्या है और क्यों है। इसको मज़ीद समझने के लिए कि हमें क्या नीड है हमारी, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका बहुत ही प्यारा-सा लॉन है और आपने इसमें कोई फेंस भी नहीं रखी है। आप चाहते हैं कि सब देखें, मतलब हर एक की निगाह में हो मैंने कितना काम किया है माशाल्लाह, मेरे इतने अच्छा लॉन है, इतना खूबसूरत है, इतने फूल हैं।
और फिर आपने अगलों को इजाजत भी दी है कि अगर आपने आना है आप आए, हमारे लॉन में बैठे, हमारे फूलों को देखें, बेशक आए, पानी दें, थोड़ी देर के लिए सस्ताएं। अब हुआ क्या, थोड़े ही अरसे में कोई आया तो उसने आके चाय पी, चाय के कप वहीं छोड़ के चला गया या रैपर्स फेंक के चला गया। फिर कोई आया और उसने जो शेड में रखे हुए प्लांट्स थे उनकी जगह बदल के उनको धूप में रख दिया। और कोई आया जबकि सुबह पानी एक दफा लग चुका था पौधों को, लेकिन फिर उसने शाम में पानी भी दे दिया। तो इस तरह से आपका जो खूबसूरत लॉन आपने बना के रखा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। आपके वो पौधे जिनको शेड में रहना था वो जल जाएंगे धूप में आने की वजह से। तो फिर यहाँ पे क्या है कि आपने एक क्लियर, अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपने उनको क्लियर एक्सपेक्टेशंस भी दिए कि भाई ये लॉन अवेलेबल है, मैंने खुला रखा है, सब देखें, आए, बैठें, लेकिन फिर यहाँ आने की कुछ कंडीशंस है। कब पानी दे सकते हैं, किन पौधों को पानी दे सकते हैं, स्प्रिंकलर इस्तेमाल करना है कि पाइप को इस्तेमाल करके पानी देना है, कौन सा पौधा हिला सकते हैं, कौन सा पौधा नहीं हिला सकते हैं, कौन सा शेड में रखना है, कौन सा नहीं शेड में रखना है। यानी क्लियर एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करनी है और रूल्स एस्टैब्लिश करने हैं। बिल्कुल यही क्लियर एक्सपेक्टेशंस और बिल्कुल यही इसी तरह के रूल्स एस्टैब्लिश आपने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज में भी करने हैं। आपको खुद भी, आपने अपने बारे में भी जितनी आप चाहते हैं कि कौन आपको कैसा ट्रीट करे, ये आपने उसको बताना पड़ेगा और अपनी बाउंड्रीज को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज में आ जाता है कि आप जो है आपके जो आपको जो सबसे अहम फायदा आपको हासिल होता है अगर आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होती हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। आप आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो इम्प्रूव हो जाती है, आपकी अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू इम्प्रूव होती है क्योंकि आपने कम्युनिकेट किया ना। आप अगर थकी हुई हैं और आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि आपने बताया है कि नहीं, आई एम सो सॉरी, इस टाइम तो मैं नहीं उठ सकती ये काम करने के लिए, बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा पाँव में दर्द है। अगर ऐसा करें आप खुद उठ के आज अपने लिए चाय बना लें, मैं इस टाइम नहीं उठ सकती हूँ, ठीक है। यानी आप अपनी वैल्यू भी बता रही हैं, अपनी वर्थ भी बता रही हैं और कम्युनिकेट कर रही हैं। फिर आप रिलेशनशिप्स में होने वाले इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं जब आप ये करते हैं। आप अपनी वांट्स को, नीड्स को जब कम्युनिकेट करते हैं तो फिर होता क्या है कि आप थकावट से यानी कि बर्नआउट से रुक जाते हैं, आपको रिजेंटमेंट्स नहीं होती हैं, ओवर कमिटमेंट नहीं करते हैं। रिजेंटमेंट्स होता है दिल में एक बुरा सा जज्बा आना, नफरत का जज्बा आना कि यार देखो अगले ने मेरी परवाह नहीं की, या ओवरली कमिट नहीं करते हैं। ओवरली कमिट करने से मुराद है कि अगर आप ऑलरेडी बिजी थे लेकिन अगले ने आके आपको कोई काम डाल दिया है तो यहाँ पे आप उसको बताएं कि मैं ऑलरेडी एक काम में बिजी हूँ, मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगी। होता क्या है, ये कई बार हम हमें कोई आके कोई काम कह देते हैं, हम कहते हैं जी जी कोई मसला नहीं, आई एम देयर, आई डू इट। तो वो यहाँ पे वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि फिर आप मैनिपुलेट नहीं होते लोगों से। अगर आपका शौहर आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आपके वालिदैन, आपके बच्चे करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं होते क्योंकि आप खुद क्लियर हैं अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में। फिर क्रिटिसिज्म का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जो आपको इन सारी चीजों से होनी है वो आप अवॉइड करते हैं, ठीक है। आपको और फायदा क्या होता है? आपका टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, आप हेल्दी बाउंड्रीज के साथ होते हैं तो अपनी इबादत भी बहुत बखूबी कर सकते हैं। मेरी, जब मैं आपको अपने वक्त की बताऊं कि जब मैं हर चीज के लिए, हर एक के लिए हाजिर हो जाती थी और मैं हर एक एक्स्ट्रा काम कर दिया करती थी अपने बचपन में, तो मैं नमाजें अक्सर छूट जाती थी। तो जब आपकी अपने टाइम टेबल बना हुआ है, आपकी एक अपनी अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, आपको समझ आता है तो अगलों को भी समझ आता है कि हाँ भाई अब इसका वक्त है, और फिर आप अपनी इबादत के साथ भी बहुत फेयर होके काम चलाते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज के ऊपर। सबसे पहली और अहम बाउंड्री आती है फिजिकल बाउंड्री। अब ये जो फिजिकल बाउंड्री है, दिस इज नॉट द सेम एज हमने पहले जिक्र किया, वो हमने मुल्कों की बाउंड्रीज की बात की थी, घरों की बाउंड्रीज की बात की थी। जो मैं फिजिकल बाउंड्रीज की बात कर रही हूँ वो आपकी अपनी जात है, आपकी अपना जिस्म है। और फिजिकल बाउंड्री क्या प्रोटेक्ट करती है? आपकी स्पेस, आपकी बॉडी और आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है अगर किसी की फिजिकल बाउंड्री स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अलमारी है, आप
आपकी कमरा है और कोई भी आपका बच्चा आके बिना इजाजत आपका आपकी अलमारी से पैसे निकाल ले, या आपके घर में आपके कोई बहन भाई हैं, क्योंकि हर कोई एक उम्र का तो यहाँ नहीं सुन रहा, तो अगर आपके कोई बहन भाई आपके साथ रह रहे हैं और आपकी बहन को आप कहीं जाने और वो आपकी अलमारी से आके बिना पूछे आपका सूट ले जाती है, जबकि आज वही सूट आपने भी पहन के जाना था। फिर आपकी इसी तरीके से अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होती हैं, तो आपकी मेड को भी हम कौन सा अलाउ करते हैं? क्या इज शी अलाउड कि वो आपकी जाके अलमारियां खोले, आपका फ्रिज खोले, उसके अंदर से जो चीज निकाले? ऐसा नहीं होता। तो वो जो फिजिकल बाउंड्री स्ट्रांग होंगी, तो अगला फिर आपसे पूछ के आपकी बाउंड्री में दाखिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज फिजिकल बाउंड्री में आती है आपकी बॉडी, यानी कि आपको कोई भी अनकंफर्टेबली आपके क्लोज आ रहे हैं, तो प्लीज आप उसको मना करेंगे। आप अपने आप को काबू में रखते हुए, अपने आप को संभालते हुए उसे मना करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं और वहां कोई मर्द हजरात भी होते हैं और आके कोई हाथ मिलाना चाहे। अब अगेन ये बात यहाँ पे भी समझने की जरूरत है कि ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ये फैमिली टू फैमिली, इलाका टू इलाका, कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करती है। हमारे रिलीजन में हमें नहीं इजाजत है हाथ मिलाने की गैर मर्दों से, तो अगर कोई आके हाथ मिलाता है तो हमने उसको बताने के नहीं, भाई थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल बाउंड्री को कैसे सेव करना है ये आपको देखना होगा। इसी तरीके से कोई अनकंफर्टेबली आपसे आके क्लोज हो रहा है, वो भी आपका इसी में आ जाता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल प्राइवेसी, अब प्राइवेसी में लोगों को आदत होती है सवाल बहुत करते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर यहाँ आपने उनको कम्युनिकेट करना है कि भाई मैं इतने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकती हूँ। अब वो कैसे कम्युनिकेट करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बल्कि मुझे अचानक एक ख्याल आ गया, वाकया याद आ गया। हम छोटे से होते थे और मेरे नेबर्स में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, मुझे उसके कहे हुए अल्फाज आज भी याद हैं। वो कहती है मेरी अम्मी और मेरी ताई समझती हैं कि हम बहुत छोटे बच्चे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं ताई के पास जाके बैठती हूँ तो वो हमारे घर की सारी बातें पूछती हैं, और फिर जब मैं अम्मी के पास आती हूँ तो अम्मी मुझसे ताई के घर की सारी बातें पूछती हैं। तो ये जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारी पर्सनल बाउंड्रीज में आ जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनल बाउंड्री आती है इमोशनल, या उसको हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज भी कहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इमोशनल बाउंड्री बहुत जरूरी होती है। ये आपको बताती है कि दूसरों के इमोशंस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो उनकी फीलिंग्स आपके मूड को डिक्टेट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे आपका एक टीनेजर बच्चा है, उसका मूड ऑफ है, उनका तो हो जाता है किसी ना किसी बात पे, और यहाँ वो आपकी इमोशनल बाउंड्री पे ऐसे हमला करेगा कि वो आके मूड ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ आप घबरा जाएंगी, डर जाएंगी, या वो आपको कोई चुपते अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो आपको रोना आ जाएगा। इमोशनल बाउंड्री में क्या आ जाएगा कि आप यहाँ पे इतनी इमोशनली स्ट्रांग हैं कि वो आपको उसके चुपते हुए अल्फाज से आपका मूड ऑफ ना हो। इसको कहते हैं कि दूसरे की फीलिंग्स की वजह से दूसरा जिस भी चीज से गुजर रहा है वो आपके मूड को डिक्टेट ना करे। यानी कि अगर वो खुद अपसेट है तो वो आपके मूड को अपसेट नहीं कर सकता, वो चाहे वो जितने भी मर्जी चुपते हुए अल्फाज इस्तेमाल करे, आपको उससे फर्क ना पड़े। इसके अलावा ओवर शेयरिंग भी हमारी इमोशनल बाउंड्रीज में आ जाती है। अब ओवर शेयरिंग में हमारे पास आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे कोई डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भी ओवर शेयरिंग में आता है। कई दफा ओवर शेयरिंग में ये भी आता है कि आप किसी का हाल पूछ लें ना तो वो शुरू ही हो जाता है, वो बातें बताता है जो आपने नहीं पूछी होती। आपने एक सवाल किया और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्या चल रही है, तो वो शुरू हो जाएगी, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। वो ओवर शेयरिंग में आ जाते हैं। इससे परहेज करने की जरूरत है। ओवर शेयरिंग में सोशल मीडिया पे जो हम हर वक्त लोग अपडेट कर रहे हैं कि क्या खाया, कहाँ गए, किससे मिले, ये भी ओवर शेयरिंग में आता है। ये भी हमारी इमोशनल बाउंड्रीज के अंदर आता है। अच्छा जी, अब अ, उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? उसके लिए हमें पहले तो अपनी सेल्फ केयर करनी है और हमने पीपल प्लीजर नहीं बनना। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल बाउंड्री में आ जाती हैं रिलीजियस बाउंड्रीज, यानी कि यानी कि प्रोटेक्ट द राइट्स टू बिलीव इन व्हाट यू वांट। हर एक का अपना रिलीजन है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। वो कैसे अपनी जिंदगी उस रिलीजन के मुताबिक गुजारना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो ये एक बाउंड्री हमें समझनी होगी, ना हम दूसरों की बाउंड्री में घुस सकते हैं, ना किसी को हम अपनी बाउंड्री में घुसने देंगे। यहाँ पे
और जब आपकी इमोशनल रिलीजियस बाउंड्रीज स्ट्रांग होती हैं तो इससे आपको करेज मिलती है, आपको हिम्मत ताकत मिलती है, फिर आपको कोई मसला नहीं होता अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने में। जैसे फॉर एग्जांपल नमाज का वक्त आ गया है और आप किसी शादी में या किसी ऐसी महफिल में हैं जहाँ कोई भी नहीं उठा नमाज पढ़ने के लिए और आप अकेले हैं जिसका दिल कर रहा है कि नमाज पढ़ लूं, तो एक झिझक सी हो रही है कि क्या करूं, यहाँ तो कोई उठ ही नहीं रहा, कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। और फिर आपने एक आध किसी से कहा कि मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ, वो कहती कोई बात नहीं, घर जाके सारी इकट्ठी ही पढ़ लेना। तो अब आपने नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, या आपका प्रॉब्लम है, दूसरा आपको डिक्टेट नहीं कर सकता, ना आप किसी को डिक्टेट करेंगे ना कोई आपको डिक्टेट करेगा, ये आपकी रिलीजियस बाउंड्री में आ जाता है। इसके बाद अगली आ जाती है विच इज टाइम बाउंड्रीज, हाउ यू स्पेंड योर टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। अब कई बार होता है हम अपना वक्त जाया भी बहुत कर लेते हैं, टाइम वेस्टर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को भी बाउंड्रीज में रखना है कि नहीं भाई, मैंने जरा मोबाइल कम देखना है, मैंने और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, मैंने अपने नमाज रोजे का, अपने जो जरूरी मेरे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो बेसिक मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको मैंने पूरा करना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। इस तरह से दूसरों को भी आपका टाइम वेस्ट करने की आपने इजाजत नहीं देनी है। ऐसी चीज के लिए नहीं मानना जिसका आपके पास वक्त नहीं है। जैसे अचानक कोई फ्रेंड का फोन आ जाता है कि चलो चलो मेरे साथ बाजार चलो, तो लेकिन आपके तो बेटे का पेपर है कल, तो फिर आप उसको बताएं कि नहीं भाई मैं नहीं आज जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बेटे का पेपर है, आपको वहां पे ना करनी होगी। तो पांचवी हमारी और आखिरी टाइप ऑफ बाउंड्री आ जाती है, वो है मटीरियल बाउंड्रीज। मटीरियल बाउंड्रीज जैसे जैसे आपने किसी को लोन नहीं देना चाहते हैं और आपसे वो कोई पैसे मांग रहा है, तो यहाँ पे आप उसको, हम कई बार बाउंड हो जाते हैं कि हाँ ये अल्लाह उसने मुझसे पैसे मांग लिए या उसने मुझसे कोई चीज मांग ली है, तो यहाँ पे आप उसको अपनी, आपकी अपनी मटीरियल बाउंड्री, आपके अपने पैसे आपने देने हैं दें, आपने नहीं देने नहीं दें, ये आपका अपना फैसला होना चाहिए। इसके लिए आपको इमोशनली बर्डन होने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखें तो ये सारी बाउंड्रीज अंदर इंटर रिलेट कर रही हैं, ठीक है। और मटीरियल बाउंड्रीज में ये भी आता है कि एज ए एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह पे आपका हक है। अब कोई आपका हक है, अगर आपको लगता है कि आपकी तनख्वाह आपको टाइम पे नहीं मिली है तो आप जाके मांगिए वो तनख्वाह, वो आपकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका बनता है कि आपकी चीज आपको तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, तो आप जाके एज ए एम्प्लॉयर अपने हेड से बात करें कि नहीं आई थिंक मेरी पे बढ़ने की जरूरत है, तो ये आपकी मटीरियल बाउंड्रीज में आ जाता है। अब यहाँ पे ना बाउंड्री स्टाइल्स भी होते हैं हमारे, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पोरस बाउंड्रीज होती हैं। पोरस बाउंड्रीज से मुराद ये है कि उनकी जैसे हदूद है उनमें सुराख है, जो चाहे अंदर घुस सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, वो हर किसी को एक फासले पे रखते हैं और बहुत ज्यादा फासले पे रख देते हैं। लेकिन एक लोग होते हैं जिनकी हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, वो सोचते हैं हाँ ये मेरे बस की बात है तो ठीक है, उसको अपनी बाउंड्री में आने देते हैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है तो हाँ उसको ना कर देते हैं। जो पोरस बाउंड्रीज के लोग होते हैं वो ओवरली दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, जो दूसरे ने कहा बात मान ली। रिजिड वाला तो बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, और हेल्दी वाला जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, देखता है कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता, और फिर करता है। अगेन पोरस बाउंड्रीज वाले ओवर शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, जो रिजिड बाउंड्रीज वाले होते हैं वो बहुत गार्डेड होते हैं अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को लेके। लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाले होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ तक ठीक है, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं नहीं बताता, कुछ अरसे बाद जब मैं पहले एक दो स्टेप्स ले लूंगा फिर मैं अपने कजन वगैरह में बात कर लूंगा। यानी कि वो सोच समझ के अपनी बातों को शेयर करते हैं। जो पोरस बाउंड्रीज वाले होते हैं वो बिल्कुल भी किसी को ना नहीं कर सकते, दे कैन नॉट से नो। और जो रिजिड वाले हैं वो हर बात पे कहते हैं सो सॉरी मैं तो ये कर ही नहीं सकती। लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज वाले देखते हैं कि यहाँ पे एक दरमियाना म्याना रवैया इख्तियार करते हैं, जहां उनकी इस्तात है वो हाँ करते हैं, जहां उनकी नहीं है वो ना करते हैं। इसी तरीके से अगर हम आ जाएं और तो जो पोरस बाउंड्रीज वाले होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड कर लेते हैं, और वो अपनी पर्सनल वैल्यूज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी सारी चीजों को पैसिवली कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जिनकी रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, जब वो कम्युनिकेट करने पे आते हैं तो बड़े गुस्से में बात करते हैं, एग्रेसिवली बात करते हैं।
लेकिन जो हेल्दी बाउंड्रीज वाला होता है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल असर्टिव होता है। असर्टिव का मतलब ये है कि वो बदतमीजी भी नहीं कर रहा, वो गुस्सा भी नहीं कर रहा, वो हर बात में बिल्कुल बिच भी नहीं जा रहा, लेकिन वो मियाना रवि इख्तियार करते हुए आई लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहा है, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी वैल्यूज को कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, हेल्दी बाउंड्रीज वाला वो चीजें कम्युनिकेट कर पाता है। अब सेटिंग बाउंड्रीज के लिए हमें करना क्या, हाउ टू सेट बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और इस पर मेन हमारा फोकस ही आज के सेशन का यही होगा। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग योर ओन लिमिट्स। क्या जो कमिटमेंट आप कर रही हैं, क्या वो आपके लिए बर्डन तो नहीं है, वो आप पूरी कर सकेंगे ऐसे तरीके से, कोई मसला तो नहीं होगा, क्या आपके पास टाइम है सारे काम को करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपकी अगर कोई फ्रेंड है और उसको ऑफिस में कोई मसला आ गया है और उसके हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव भी नहीं है शायद, और उसको बेबी सिट करना है, और जिस डे केयर सेंटर में वो अपना बच्चा नॉर्मली रोज जॉब पे जाते हुए छोड़ती थी, आज तो वो भी बंद है, हड़ताल है या जो भी वजह है वो बंद है। तो वो आपको कहती है कि अगर मेरा बच्चा तुम रख लो, और आप कहती हैं हाँ बिल्कुल मैं रख लूंगी, कोई मसला ही नहीं है, तुमने जितना टाइम लेना है ले लो। लेकिन घर में क्या है, घर में आपने बिना सोचे समझे उस बच्चे को रख लिया, घर में तो आपकी बेटी के एग्जाम्स थे, और आपके मियाँ को तो इस उम्र के बच्चों का जो शोरो गोल है वो पसंद ही नहीं है। तो आपने उसको हाँ करने से पहले ये देखना था कि क्या आपके घर में उस बच्चे की दाखिले से आप उसको कमिट तो कर रही हैं कि मैं तुम्हारा बच्चा संभाल लूंगी, जबकि तुम्हारा मियाँ घर में बैठा हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका मियाँ, आपका बच्चा उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अपने अपने आप को पहले देखें, अपने अंडरस्टैंड करें अपनी लिमिट्स को कि क्या ये बर्डन तो नहीं आप पे बनेगा, फिर आप लें। इसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट आपको आपका बॉस दे देता है, तो आपने सोच समझ के लेना है कि ये प्रोजेक्ट मैं कल तक नहीं दे सकती, तो फिर क्लियरली कम्युनिकेट करें कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी ये लिमिटेशंस हैं। इसी तरीके से अगर फॉर इंस्टेंस कभी हमें ऐसा लगता है कि जी अचानक से किसी ने कोई डिनर रख दिया मियाँ ने, और सुबह फोन कर दिया कि रात को मेरे दोस्त आ रहे हैं डिनर पे, तो आप जो है ना उस वक्त पे बल्कि ये हम सेकंड पॉइंट में आ जाता है कि ये पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस, कि हमें इल्हाम कहीं ना कहीं हो जाता है, हमें पता होता है कि हमारे इस फैसले से गड़बड़ हो सकती है, तो उस पे हमें जो अलार्म हमारे अंदर बजता है ना, उस अलार्म को सुनना है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके मियाँ ने घर में रात को खाना रख दिया है और दोस्तों को कह दिया कि जी शाम को अवेलेबल हो, तुम्हारा खाना अच्छा सा रेडी कर देना, मेरे 4-5 दोस्त आ रहे हैं या रिश्तेदार आ रहे हैं, व्हाटएवर। अब यहाँ पे आपने हाँ तो ठीक है, अब आपने करनी है, उसने फोन कर दिया, लेकिन आपने अपनी लिमिट्स को भी अंडरस्टैंड करना है, और आपने देखना है कि अब मैं हलीम बनाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, क्या मेरे पास हलीम बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, पहले तो आपने अपनी लिमिट्स को अपने अपने अपनी लिमिट्स को स्टडी किया कि मेरे पास हलीम के इंग्रेडिएंट्स हैं, नहीं है तो फिर मैं वो चीज बनाऊंगी जिसके मेरे पास 4 ही इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। फिर दूसरी चीज जो मैं यहाँ देखूंगी, जिसकी मुझे अपनी अलार्म बज रहा है कि मैंने तो आज कपड़े धोने का प्रोग्राम बनाया है, क्या मैं कपड़े धोऊं कि ना धोऊं। अगर मैंने कपड़े धो लिए तो मैं जो जो चीजें बनाने का, खाना पकाने का सोचूं, मैं वो नहीं पका सकूं। तो ये जो अलार्म्स अंदर बजते हैं उस पर एतबार करें, एतबार करेंगे तो ही आप अपनी बाउंड्रीज को अच्छे तरीके से सेट कर सकेंगे। हमें पता चल जाता है, समटाइम्स हम सलाम करते हैं तो हमारी सास का मूड कैसा है हमें पता होता है, हमारी अम्मी का आज आज मूड कैसा है हमें पता होता है, तो वहीं पे हम एक ब्रेक लगा लेते हैं कि नहीं आज अम्मी से ये इजाजत नहीं मांगनी इस बात की, क्योंकि इस बात की इजाजत नहीं मिलने लगी, आज अम्मी का ऑलरेडी मूड खराब चल रहा है। दिस इज व्हाट अलार्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर आपको अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लव योर सेल्फ। अब लव योर रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद गर्ज हो जाएं, सेल्फिश हो जाएं, ये कतई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ी सी इज्जत दीजिए। जब आप अपने आप को इज्जत देते हैं तो दूसरे आपको इज्जत देते हैं। इधर जब भी ये मैं रिस्पेक्ट योर सेल्फ को समझाना चाहूँ ना, तो मुझे दिमाग में एक क्लिक करती है एग्जाम्पल एवरी टाइम कि, और ये इससे मीम्स ही बहुत बनती हैं कि जब माओ को कहा जाता है, डॉक्टर कहता है कि आपको ना थोड़े से घुटनों में बहुत तकलीफ है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें और आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी अम्मियाँ क्या करती हैं, हमारी अम्मियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना शुरू कर देती हैं। उनको इस ये जब उनको सुन लेती हैं कि हमारे डॉक्टर ने मना किया, उसके बाद ही उन्हें जाले उतारने याद आते हैं, उसके बाद ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर की सफाइयां भी शुरू कर देती हैं और हलीम पकाना भी शुरू कर देती हैं।
तो यहाँ पे आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे, अदरवाइज लोग फिर आप लोगों को यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाता है बी क्लियर अबाउट योर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। अगेन इसमें ये इसकी लिंक ही बनता है रिस्पेक्ट योर सेल्फ के अंदर कि आपको अपनी वैल्यूज को के बारे में क्लियर होने चाहिए, साथ ही आपको भी पता हो कि आपकी अपने इंटरेस्ट की क्या चीज है, आपने अपने लिए क्या टाइम रखा है, अम, अपने साथ आप कितना टाइम गुजार रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो आप अपने आप को खो देंगे कहीं पे इस जंग में। इस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर के अंदर हम अपना खुशी, अपना अपना सुकून खो देते हैं। आपको एक्सप्लोर करना है, आपको क्या पसंद है, अकेले कमरे में बैठ के एक कोने में चाय पीना पसंद है, कोई आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको क्या सुकून मिलता है कुरान पाक पढ़ने से, आप खामोशी से अपना टाइम गुजारना चाहती हैं, अस्कार करना चाहती हैं, तो ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या आपके अपने इंटरेस्ट हैं, क्या आपके वैल्यूज हैं, उसके मुताबिक आपने अपना टाइम निकालना है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेट क्लियरली। ये तो मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी नीड्स, आपकी हर चीज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वी शुड बी डायरेक्ट, कंसाइज, छोटी बात करनी है, बहुत लंबी लंबी जस्टिफिकेशंस नहीं देनी कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाई, नहीं अम्मी मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लंबी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी। छोटी बात में वजन होता है। जब आप खुद अपने बारे में क्लियर हैं, अपनी लिमिट्स के बारे में क्लियर हैं, अपनी वैल्यूज इंटरेस्ट के बारे में क्लियर हैं, तो फिर आपको आप छोड़ दें अगला क्या सोच रहा है, बस आप उसको डायरेक्ट एक छोटी सी बात में विदाउट गिविंग जस्टिफिकेशन आप उसको जवाब दे सकते हैं। फिर आप उसे आई लैंग्वेज यूज करके, आई स्टेटमेंट यूज करके एक्सप्लेन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी शेमिंग पे बहुत ज्यादा होता है कि लोग कहते हैं ओह तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, या तुम तो ओह तुम तो चलती हो इतनी अजीब लगती हो। तो आप वहां पे बताएं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई डोंट फील हैप्पी व्हेन यू से सच थिंग्स। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे दुख होता है जब आप मुझे बार बार कहती हैं मोटापे का, मुझे पता है मैं मोटी हूँ। तो आप उसको कम्युनिकेट करें, उसके बाद चुप करके नीचे मुड़ करके यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, कम्युनिकेट कैसे करना है, इज्जत को नहीं छोड़ना, अपने लहजे पे काबू रखना है और बहुत नरमी से पेश आके बात करनी है। इसके अलावा रहता है कि हाँ, जो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, एक और बात, जो खवातीन थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाती हैं और जब वो ऐसे लेक्चर सुनती हैं तो वो बड़े जज्बात में आके, रात को मियाँ आता है तो उसको अभी एंटर हुआ नहीं, उसको कम्युनिकेट करना शुरू कर देती हैं कि आपने फलां बात मुझे कल कही थी ना, उस पे मैं बहुत हर्ट हुई थी। नहीं भाई, उसको घर आने दें, चाय पानी पीने दें, वक्त का तयन करें, जगह का तयन करें, बंदे का सही से तयन करें, सोच समझ के मामला फहमी के साथ हिकमत से डील करें। और इसी को कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। आप बड़े काम और पोलाइट लैंग्वेज को यूज करें। यहाँ पे आपने रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करके काम करना है, और इसी को हिकमत कहते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं और क्या कर सकते हैं जी। इसके लिए हम असर्टिव होना है, हमने कंसिस्टेंट रहना है, फर्म रहना है। अब असर्टिव होना बदतमीज होना नहीं होता, ये मैं बार बार कहती हूँ। क्योंकि जब भी इत्तेफाक से हम सेशंस में होते हैं, जब हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि नहीं नहीं आप अपने आप को कम्युनिकेट करो, आप ऐसे फर्मली बोलो, वो घर जाके माओ से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। असर्टिव होने का मतलब कतन ये नहीं है कि आपने बदतमीजी से बात करनी है, बल्कि आपने सेल्फिश में नहीं बनना, बल्कि आपने एक रिस्पेक्टफुली अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। और जहां आपको ना कहना है वहां आपने ना कहने की हिम्मत रखनी है। अब ना, जब यू हैव टू लर्न टू से नो, एंड व्हेन यू हैव टू लर्न टू से नो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन लिमिट्स, योर ओन वैल्यूज, योर ओन टाइम, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है तो काम कर सकते हैं, वरना नहीं। टाइम है तो हम दूसरों को काम आ सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, तो से नो इफ नीडेड। अब उसके लिए शुरू में क्या होता है कि हमें अचानक से हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे बॉस इस चीज के आदी नहीं है कि आज जो है इन लोगों ने सुन लिया है सेटिंग बाउंड्रीज के ऊपर, और उन्होंने सुना है कि हमें तो ना कहने की इजाजत है, तो हम हर दफा फटाफट ना कर सकते हैं। नहीं, आपको स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, लो स्टेक इश्यूज के पहले आप नो कहें। ये ना हो कि आपने आज ना की और कल कोई बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाए। आपने अपनी हैबिट्स को भी डेवलप करने के लिए छोटे स्टेप से, बेबी स्टेप से शुरू करना है। और
अगर आप किसी को ना भी करिए तो फिर आप ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं उसको ना वहां पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बच्चे की कि वो माँ कहती है मेरे बच्चे को घर रख लो, मैं नहीं कर सकती, तो आप जो है उसको यहाँ पे ना कर रही हैं कि नहीं असल में मेरी बेटी का एग्जाम है, आज मैं तुम्हारी बेटी को बेबी सिट नहीं कर सकती हूँ, तो चलो ऐसा करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव देती हूँ, अगर वो मेरे घर आएगी तो शोर हंगामा होगा, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेके तुम्हारे ऑफिस के बाहर बैठ जाऊं, या मैं तुम्हारी बेटी को लेके तुम्हारे घर बैठ जाऊं, या मैं तुम्हारे लिए एक मेड अरेंज कर देती हूँ, मतलब कोई और ऑल्टरनेटिव उसको दे देना ना। तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपको भी फिर शर्म नहीं आएगी ना कहने में। और इस तरह से हम जो है ना अपने गिल्ट्स को, अपनी एंजाइटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट जस्टिफाई, apologize for or rationalize the healthy boundary you are setting. गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश। डू नॉट आर्ग्यू, जस्ट सेट द बाउंड्री calmly, firmly, clearly and respectfully. This is very, very important. Love yourself enough to set boundaries. Your time and energy are precious and you get to decide how you use them. You teach people how to treat you by deciding what you will and won't accept. I hope आपको आज का सेशन मददगार साबित हुआ होगा और आपको अपने लिए कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं।